लेट्स माई कानूनी पेज। लेट्स माई कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज हम बात करने वाले हैं चेक डिसऑनर यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 पर सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा तरीन गाइडलाइन के बारे में। भारत में यूं तो हर साल लाखों चेक डिसऑनर होते हैं और लाखों मुकदमे पहले से अदालतों में पेंडिंग है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इन मामलों का बोझ जुडिशरी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजाबिज तारी बनाम किशोर एस बोरकर 2025 के मामले में नई गाइडलाइन जारी की है, जो कि आने वाले वक्त में चेक डिसऑनर की ट्रायल को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हर उस गाइडलाइन के बारे में और उसके पीछे का मकसद, आम जनता, व्यापारियों और अदालतों पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में, और क्या आने वाले समय में चेक बाउंस के मामलों में जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बंधेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में चेक बाउंस के मामले कोई नई समस्या नहीं है। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो वह एक दंडनीय अपराध है, लेकिन समस्या इससे ज़्यादा गंभीर है। ऐसे मामलों की तादाद अदालतों में पहले से बहुत ज़्यादा है। काफ़ी तादाद में, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में ऐसे मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में चेक डिसऑनर के मामले की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। शिकायत करने वालों को ट्रायल कोर्ट में सालों का इंतज़ार करना पड़ता है। आरोपी अक्सर तारीख पर तारीख लेता रहता है। अदालतों में समन की तामील, गवाहों की उपस्थिति, कंपाउंडिंग आदि के बारे में काफ़ी समय चला जाता है, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोट किया कि देश की अदालतों में लाखों मामले केवल चेक बाउंस से जुड़े हुए हैं। कई मामलों में तो 10 से 15 साल गुजरने के बाद भी फैसला नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कोई गाइडलाइन जारी की है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दामोदर एस प्रभु में कुछ इसी तरह की गाइडलाइन जारी की थी, ताकि कंपाउंडिंग यानी आपसी समझौते से मामले जल्द निपट सकें। लेकिन वक्त के साथ वो दिशा निर्देश भी नाकाफ़ी साबित हुए। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रूप से और आधुनिक गाइडलाइन जारी की है, ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और अदालतों की जवाबदेही तय करके न्याय की गति तेज़ की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने संजाबिज तारी बनाम किशोर एस बोरकर व अन्य के केस में कहा कि चेक बाउंस के मामले यूं तो छोटे हैं, लेकिन गंभीर किस्म के अपराध हैं। इनमें आरोपी और कंप्लेनेंट दोनों को मानसिक और आर्थिक परेशानी होती है। इससे अदालतों पर मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इन मामलों का जल्द निपटारा अनिवार्य है। इसी मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने 11 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है, जो कि देश भर की अदालतों में आने वाले 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। अब आइए एक एक करके इन गाइडलाइन के विस्तार से समझते हैं। समन की तामील के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। चेक डिसऑनर के मामले में समन तामील को लेकर बड़ी उलझन रहती है। पहले आरोपी को केवल डाक या प्रोसेस सर्वर से ही समन भेजा जाता था, जो कि आरोपी जानबूझकर लेने से बचता था, जिससे कि उसका केस सालों साल लंबा खिंचता चला जाए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समन दस्ती सेवा, ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप से भी भेजा जा सकता है। इसके लिए परिवादी को यानी शिकायतकर्ता को आरोपी के संपर्क का पूरा ब्यौरा हलफनामे के साथ कोर्ट को देना होगा। इससे आरोपी समन से बच नहीं पाएगा और केस जल्द आगे बढ़ेगा। प्री कॉग्निजेंस समन के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। पहले अदालतों को प्री कॉग्निजेंस समन भेजना जरूरी था, वहीं अब नई गाइडलाइन के अनुसार इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि अदालतें ऐसे मामलों में सीधे कॉग्निजेंस लेकर आगे बढ़ सकेगी और प्रक्रिया को तेज कर सकेगी। ऑनलाइन पेमेंट और क्यूआर कोड की सुविधा के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी है।
अब जिला अदालतों में QR कोड और UPI लिंक से भुगतान की सुविधा भी मौजूद रहेगी। आरोपी को भेजे गए सम्मन में साफ लिखा होगा कि अब वह चाहे तो चेक से संबंधित राशि सीधे दिए गए लिंक से चुकता कर सकता है। अगर आरोपी चेक राशि का भुगतान दिए गए लिंक पर कर देता है तो केस तुरंत प्रभाव से बंद हो सकता है। वहीं शिकायत के साथ एक सिनॉप्सिस के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हर कंप्लेनेंट यानी शिकायत की शुरुआत में ही एक पेज का सारांश होगा, जिसमें चेक की जानकारी, चेक बाउंस की तारीख, बैंक की पूरी डिटेल्स, भेजे गए आरोपी को नोटिस की पूरी जानकारी और मांगी गई राहत होगी। इससे अदालत को केस को जल्द समझने में मदद मिलेगी। वहीं समरी ट्रायल को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत आरोपी से केस के ट्रायल के नेचर को तय करने के लिए कुछ शुरुआती सवाल पूछेगी, जैसे कि क्या ये चेक आपका है, क्या इस चेक पर हस्ताक्षर आपके हैं, क्या विवादित चेक आपने जारी किया था। अगर आरोपी ये सब स्वीकार कर लेता है तो केस में समरी ट्रायल से फैसला तुरंत संभव है और इससे लंबे समन ट्रायल से कंप्लेनेंट और मुलजिम के साथ साथ अदालत का कीमती वक्त भी बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम कंपनसेशन के बारे में भी कुछ आदेश जारी किए हैं। ट्रायल कोर्ट आरोपी को धारा 143A के तहत आंशिक भुगतान करने का आदेश दे सकती है। हालांकि ये आदेश इससे पहले भी जारी हो चुके हैं। इससे कंप्लेनेंट को फौरी तौर पर कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं निगरानी और डैशबोर्ड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें कुल लंबित मामलों की डिटेल्स, केसों के निपटान की दर, स्टे डिटेल्स आदि का पूरा ब्यौरा होगा और यह सारी रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट तक पहुंचेगी और हाई कोर्ट एक विजिलेंस के तौर पे इसकी निगरानी रखेगी, जिससे अदालतों की जवाबदेही तय होगी और मामलों की निपटान को आसानी के साथ देखा जा सकेगा। इससे पहले दामोदर एस प्रभु में सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंडिंग गाइडलाइन के बारे में कुछ गाइडलाइंस दी थी, लेकिन इस गाइडलाइन में इसमें कुछ संशोधन किया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आरोपी एविडेंस से पहले चेक राशि का भुगतान करता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। वहीं एविडेंस के बाद लेकिन फैसला आने से पहले अगर आरोपी राजीनामा करता है तो उस पर 5% पेनल्टी लगेगी। वहीं हाईकोर्ट के मामले में राजीनामा होने पर आरोपी को 7.5% पेनल्टी देनी होगी और अगर यही राजीनामा सुप्रीम कोर्ट में होता है तो पेनल्टी 10% होगी। इससे आरोपी शुरुआत में ही केस खत्म करना पसंद करेगा। डिजिटल और फिजिकल सुनवाई के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन के बारे में कुछ कहा है। चेक डिसऑनर के मामले में सम्मन जारी होने से पहले केस ऑनलाइन सुना जा सकता है, लेकिन जब एक बार अभियुक्त पर सम्मन तामील हो गया तो उसके बाद हियरिंग फिजिकल कोर्ट में ही होगी। इससे केसों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और स्पीड दोनों आएगी। वहीं इवनिंग कोर्ट्स के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन के बारे में कहा है। ऐसे शहर जहां शाम के वक्त अदालतें लगाई जाती है वहां चेकों की राशि को बढ़ाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। जैसे दिल्ली की इवनिंग कोर्ट्स में केवल 25,000 रुपये तक के चेक मामलों की ही सुनवाई होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लिमिट बहुत कम है, अब इसे बढ़ाया जाना व्यवहारिक है। समय सीमा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये सभी बदलाव, ये सभी गाइडलाइन 1 नवंबर 2025 तक लागू कर दिए जाएं। आयकर अधिनियम 269 SS और NI एक्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में कहा कि अगर चेक बाउंस के मामलों में ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो ये आयकर अधिनियम की धारा 269 SS का उल्लंघन है और इस आधार पर चेक बाउंस के केसों को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन एक ऐतिहासिक कदम है। ये बताती है कि न्यायपालिका अब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के सिद्धांत को गंभीरता से ले रही है। अगर इन गाइडलाइन को सही तरीके से लागू किया गया तो भारत में चेक बाउंस के मामलों का बोझ तेजी से घटेगा और कंप्लेनेंट को न्याय पाने में अब सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकार और नए बदलावों के बारे में जान सकें।
इसी तरह के नए कानूनी पेज के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।